बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 16 विचित्र राजा। तो क्या है, ये एक छोटी सी लोक कथा पर आधारित है। तो आइए बच्चों, इस कहानी को पढ़ती है। अनुज, विनय और राहुल अपने दादाजी से कहानी सुनने की जिद करने लगे। तो शुरुआत में तो दादाजी ने कुछ आनाकानी की, किंतु बच्चों का हट देखकर फिर कहानी सुनाने को राजी हो गए। इन्होंने कहानी सुनानी शुरू कर दी। तो क्या था कि ये तीन बच्चे हैं जो अपने दादाजी से जिद करते हैं कि उन्हें कहानी सुननी है। लेकिन शुरुआत में तो उनके दादाजी ने मना कर दिया, लेकिन बच्चों की जिद के सामने वो कहानी सुनाने के लिए राजी हो गए। तो अब उन्होंने कहानी शुरू कर दी। तो यहाँ पर तीन बच्चे हैं जो अपने दादाजी से जिद करते हैं कि कहानी सुनाओ। उसके दादाजी उनको एक कहानी सुनाते हैं, एक विचित्र राजा की कहानी। तो आइए बच्चों, इस राजा की कहानी के बारे में हम यहाँ से पढ़ेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा बहुत ही विचित्र था। वह अपने सभी काम उल्टे किया करता था। वह रात में जागता और दिन में सोता था। वह उधर चलता था जिधर उसकी पीठ होती थी। उसके राज्य के हाथी घोड़े भी उल्टे चला करते थे। तो क्या था, वो इनके दादा से कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा था जो कि बहुत विचित्र था। वो सभी काम क्या था, उल्टे किया करता था। यानी रात में जागता था और दिन में सोया करता था। और क्या था, इधर उधर चलता था जिधर इसकी पीठ होती थी वहां चला करता था। उसके राज्य के हाथी घोड़े सभी उल्टे चला करते थे। उल्टे चलने के कारण तो वह रोज रोज टकराता भी होगा। विनय ने पूछा। अब विनय पूछता है कि जब वो उल्टा उल्टा चलता था तो वो क्या है, इधर उधर टकराता भी होगा। दादाजी बोले, अब ऐसे काम करेगा तो टकराएगा भी। वह रोज टकराता और चोट खाता था। वह गर्मी में लिहाफ ओढ़ता, ऊनी कपड़े पहनता और गर्म गर्म पानी से नहाता था। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि वह सर्दी में बारीक कपड़े पहनता और रात भर के रखे हुए ठंडी पानी से नहाता था। उसके दादाजी बोलते हैं कि अगर ऐसे काम करेगा तो टकराएगा भी और टकराता भी था और उसे चोट भी लगती थी। अब वो कहते हैं कि तुम्हें एक बात जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि वो गर्मी में इतनी गर्म उसमें भी वो क्या था, ऊनी कपड़े पहनता था और गर्म गर्म पानी से नहाया करता था। और कितने आश्चर्य की बात है कि वो सर्दी में एकदम पतले बारीक महीन कपड़े पहनता था और क्या था, रात की रखे हुए ठंडे पानी से नहाया करता था। तब तो दादाजी लोग उस पर खूब हंसते होंगे। राहुल ने पूछा। अब राहुल पूछता है कि अगर वो ऐसा करता था तो फिर तो लोग उस पर बहुत हंसते होंगे। दादाजी बोले, कोई भी उस पर हंसता नहीं था। राजा की तरह उसकी प्रजा भी ऐसे ही उल्टे काम करती थी। वह राजा पूरी तरह आलसी था। उसे आलसी लोग बहुत पसंद थे। उसकी बेटी जब बड़ी हुई तो उसने निश्चय किया कि मैं संसार के सबसे आलसी व्यक्ति के साथ अपनी लड़की की शादी करवाऊंगा। तो अब उसके दादाजी ने कहा कि कोई भी नहीं ऐसा था कि जैसे वो राजा था ऐसी ही उसकी प्रजा थी। यानी राजा की तरह उसकी प्रजा भी सभी उल्टे काम किया करती थी। तो क्या था कि वो राजा बहुत ही आलसी था और उसे आलसी लोग बहुत ही पसंद थे। और उसने निश्चय किया था कि उसकी बेटी जब बड़ी हो जाएगी तो वो संसार के सबसे आलसी व्यक्ति के साथ उसका विवाह करवाएगा। विनय बोला, दादाजी इसका मतलब तो यह हुआ कि वह राजा आलसी के साथ साथ मूर्ख भी था। तो अभी क्या था, विनय बोलता है कि इसका मतलब तो यही हुआ दादाजी कि वो राजा आलसी तो था ही साथ मूर्ख भी था। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। तुम जानते हो कि उस मूर्ख राजा ने आगे क्या किया, दादाजी ने पूछा। अब दादाजी पूछे हैं कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब तुम जानते हो कि उस राजा ने आगे क्या किया? नहीं, बताइए ना, बच्चों ने सुनते हुए आग्रह किया। दादाजी बोले, राजा ने सबसे आलसी पर ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में दूतों को भेजा। ठीक है, तो उन्होंने राजा ने क्या किया, चारों दिशाओं में अपने दूतों को भेज दिया सबसे आलसी व्यक्ति ढूंढने के लिए। इसके अलावा उसने पांचवें आदमी को विशेष दूत बनाकर भेजा। तो उसने क्या किया, पांचवें आदमी को एकदम विशेष दूत बनाकर भेजा कि तुम उन सब में सबसे अलग आलसी व्यक्ति ढूंढ कर लाओ। एक वर्ष बाद पूर्व दिशा से पहला दूत लौटा। वह राजा को प्रणाम करके बोला, महाराज, मैंने सबसे आलसी राजकुमार को ढूंढ लिया है। एक राजकुमार एक गड्ढे के किनारे लेटा हुआ है। उसका एक पैर कीचड़ में पड़ा हुआ है और दूसरा जमीन पर। पूछने पर पता चला है कि वह आलस के कारण अपना पैर कीचड़ से बाहर नहीं निकाल पाता। वह 6 महीने से इसी हालत में पड़ा है। तो सबसे एक वर्ष बाद पूर्व दिशा से उनका पहला दूत वापस आता है और बोलता है राजा को प्रणाम करके कि महाराज, मैंने सबसे आलसी राजकुमार को ढूंढ लिया है। तो एक राजकुमार एक गड्ढे के किनारे लेटा हुआ था और उसका एक पैर जो है वो कीचड़ में पड़ा हुआ है, दूसरा जमीन पर। और जब मैंने पूछा लोगों से तो पता चला है कि ये अपने आलस के कारण अपना पैर कीचड़ से
नहीं निकाल पाता और 6 महीने से ऐसी ही हालत में पड़ा हुआ है। दूत की बात सुनकर राजा ने कहा, वाह, ये तो सचमुच आलसी राजकुमार है। मंत्री जी, आप फौरन उसका नाम और पता लिख लीजिए। तभी दक्षिण दिशा में गया हुआ दूसरा दूत लौट आया। दक्षिण दिशा से दूसरा दूत लौट कर आता है और दूत ने राजा को बताया, महाराज, आपके कहे अनुसार मैंने दक्षिण दिशा में सबसे आलसी राजकुमार को ढूंढ लिया है। अब जो दक्षिण दिशा से दूत लौट कर आता है तो वो भी राजा को प्रणाम करके बोलता है कि महाराज, मैंने आपके कहे अनुसार दक्षिण दिशा में सबसे आलसी राजकुमार को ढूंढ लिया है। उसने 25 सालों से हजामत नहीं बनवाई है। उसकी दाढ़ी मूछ दोनों बढ़कर महल से बाहर नगरी में दूर दूर तक फैल गई हैं। वे इतनी घनी है कि नगर के लोगों को अक्सर बादल छाने का भ्रम हो जाता है। तो अब वो बताता है कि एक ऐसा राजकुमार है जिसने 25 सालों से हजामत ही नहीं बनवाई है और उसकी दाढ़ी मूछें बढ़कर महल से बाहर नगर तक इस कदर फैल गई है कि कभी कभी लोगों को संदेह होता है कि कहीं बादल तो नहीं छा गए हैं। राजा ने पूछा, वे कभी अपनी दाढ़ी खुजलाता तो नहीं? दूत बोला, महाराज, वह कभी कभी अवश्य खुजलाता है, लेकिन इसके अलावा वह कोई और काम नहीं करता। तो अब राजा ने उससे प्रश्न पूछा कि क्या वो कभी अपनी कोई दाढ़ी को खुजलाता नहीं, कभी उसकी दाढ़ी में खुजली नहीं लगती? तो दूत बोलता है कि महाराज, वह कभी कभी अवश्य खुजला लेता है, लेकिन इसके अलावा वो और कुछ भी नहीं करता। राजा बोला, इसका मतलब है पूरा आलसी नहीं, फिर भी उस राजकुमार का नाम और पता लिख लीजिए। और राजा कहता है कि ठीक है, इसका मतलब वो पूरी तरह आलसी नहीं है, यानी अगर उसे खुजली लगती है तो वो खुजा रहा है, तो इसका मतलब वो पूरा आलसी तो नहीं है। तो फिर भी कोई बात नहीं, उसका नाम पता भी लिख लीजिए। कुछ समय बाद पश्चिम दिशा से तीसरा दूत भी आ गया। उसने राजा को प्रणाम कर कहा, महाराज, ऐसे आलसी को आपने कभी नहीं देखा होगा। वह 20 सालों से एक ही जगह पर बैठा हुआ है, वहां से तनिक भी नहीं हिलता, बस बैठे बैठे सलाह देता रहता है। एक बार उसके घर में आग लग गई, तब भी वह अपने स्थान से हिला नहीं। उसकी दाढ़ी, मूछ, कपड़े, शरीर जल गए, फिर भी वह टस से मस नहीं हुआ। अतचली हालत में उसे दूसरे लोगों ने ही आग से बाहर निकाला। अब क्या था, कुछ समय बाद पश्चिम दिशा में जो उनका दूत गया हुआ था वो भी लौट आता है और राजा को प्रणाम करते हुए बोलता है कि महाराज, आपके कहे अनुसार पश्चिम दिशा में सबसे आलसी राजकुमार को मैंने ढूंढ लिया है। एक क्या है, एक आलसी मैंने ऐसा देखा है जो 20 सालों से एक ही जगह पर बैठा हुआ है, वहां से बिल्कुल भी नहीं हिला, वहीं से सभी को सलाह मशवरे दिया करता है। एक बार क्या हुआ, उसके घर में आग लग गई, सब इधर उधर हो गए, लेकिन वो वहां से बिल्कुल नहीं हो रहा। उसके शरीर, कपड़े, दाढ़ी, मूछ सब जल गए और वो तब भी वहां से नहीं हिला। ठीक है, तो उसको अतजली हालत में लोगों ने ही उसको बाहर निकाला, लेकिन क्या है, वो वहां से बिल्कुल भी नहीं उठता। राजा बोला, सचमुच आलसी हो तो ऐसा हो, मुझे लगता है यही बात राजकुमारी के योग्य है, पर अभी छोटे दूत से भी खबर लेनी है, तभी फैसला किया जा सकता है। तो फिर राजा कहते हैं कि हाँ, ये तो सचमुच बहुत आलसी जीव है, तो यही वर जो है राजकुमारी के लिए उचित होगा, लेकिन अभी पहले चौथे दूत को भी आ जाने दीजिए, उसके बाद ही फैसला किया जा सकता है। तभी चौथा दूत आ गया और बोला, प्रणाम महाराज, मैंने सारी उत्तर दिशा छान मारी, तब कहीं जाकर राजकुमारी की योग्य सबसे आलसी वर मिला है, वह आपको अवश्य पसंद आएगा। तो क्या था, अब जो चौथा दूत था वो भी आ गया उत्तर दिशा से। उसने कहा, उसे प्रणाम करते हुए राजा से बोला कि राजा जी, मैंने उत्तर दिशा पूरी छान दी है, तब जाकर कहीं बड़ी मुश्किल से बड़ी मुश्किल से एक सबसे आलसी राजकुमार मिला है और वो आपको जरूर पसंद आएगा। वह एक बाग में लेटा हुआ है, पेड़ से जो फल टपक कर उसके मुंह में गिर जाता है वह उसे खा लेता है, लेकिन पेट या छाती पर गिरे फलों को खाने की तकलीफ नहीं करता। तो उसने बताया कि एक व्यक्ति जो है वो एक बाग में लेटा हुआ है और एक पेड़ के नीचे, ठीक है, तो अगर कोई भी पेड़ से फल टपक कर उसके मुंह पर आ जाता है तो उसको खा लेता है, लेकिन कोई भी फल अगर इधर उधर उसके पेट या छाती पर कहीं पर भी गिर जाए तो उसको नहीं खाता है। यानी वो इतना आलसी है कि केवल जो मुंह पर फल गिरता है उसी को खाता है, इधर उधर जो भी फल गिरता है उसके ऊपर उसको हाथ भी नहीं लगाता। पिछले 25 वर्षों से वह एक ही स्थान पर लेटा हुआ है, उसके पेट, छाती और मस्तक पर धूल मिट्टी की मोटी परतें जम गई हैं। क्या है, ये 25 सालों से वो बस उसी एक जगह पर बाग में लेटा हुआ है,
और उसके पेट, छाती, उसके पूरे शरीर पर मिट्टी की बहुत मोटी परत जम गई है। राजा की आज्ञा से मंत्री ने उस आलसी का भी नाम पता लिखवा लिया। यह बात चल रही थी कि पांचवा विशेष दूत भी आ गया। अब जब ये बात चली रही थी तो वो जो पांचवा विशेष दूत भेजा गया था वो भी आ गया। उसने राजा को प्रणाम किया और खबर दी, महाराज, संसार में ऐसा आलसी मनुष्य तो कोई हो ही नहीं सकता। अब क्या है, उसने राजा को प्रणाम किया और खबर दी कि महाराज, संसार में इससे ज्यादा आलसी व्यक्ति और कोई हो नहीं सकता। वह पिछले 50 वर्षों से एक ही स्थान पर लेटा हुआ है। उसने अपने कानों को रुई से बंद कर रखा है ताकि कुछ भी सुनाई न दे। वह अपनी आंखें इसलिए बंद रखता है ताकि उसे कुछ दिखाई न दे। कुछ लोग उसे जिंदा मानते हैं और कुछ मरा हुआ। 50 वर्षों तक हजामत न बनाने के कारण उसकी दाढ़ी में पक्षियों ने बहुत से घोंसले बना लिए हैं। उसे नहाए हुए भी 60 साल हो गए हैं। अब उसने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया कि एक व्यक्ति इतना आलसी है कि उसने अपने कानों को रुई से बंद कर रखा है ताकि उसे कुछ भी सुनाई न दे। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी है जिससे कि उसे कुछ दिखाई न दे। और क्या था, उसे कुछ लोग जिंदा मानते हैं और कुछ मरा हुआ मानते हैं, क्योंकि वो कुछ भी नहीं करता। 50 वर्षों से उसने हजामत नहीं बनवाई, इसीलिए उसकी दाढ़ी में पशु पक्षियों ने अपने घोंसले तक बना लिए हैं। उसे नए हुए भी कम से कम 60 साल हो गए हैं। तो ये बहुत ही आलसी व्यक्ति है। राजा बोला, क्यों कभी मैं अपनी दाढ़ी या शरीर खुजलाता है? महाराज, आज तक किसी ने ऐसा उसे करते हुए नहीं देखा। तो उसका दूत बोलता है कि ऐसा करते हुए आज तक किसी ने तो ऐसा नहीं देखा, इसीलिए सब उसे मरा हुआ भी समझते हैं। इतना सुनते ही राजा ने फैसला सुनाया, तब तो यही व्यक्ति राजकुमारी के लिए उपयुक्त होगा। विवाह की तैयारी की जाए। तो अब ये सुनकर राजा कहने लगा कि ठीक है, यही सबसे आलसी व्यक्ति है, यही मेरे हिसाब से राजकुमारी के लिए उपयुक्त होगा। अब विवाह की तैयारी की जाए। यह सुनकर सभी बच्चे हंसने लगे। अरुण ने पूछा, दादाजी, क्या सचमुच राजकुमारी का विवाह उस बूढ़े से हो गया? तो अब ये सुनकर बच्चों को हंसी आ गई, बच्चे हंसने लगे। और अनुज पूछता है दादाजी से कि क्या सचमुच उस राजकुमारी का विवाह उस बूढ़े से हो गया? हाँ, राजकुमारी के मूर्ख पिता की मूर्खता का इससे बढ़कर और क्या प्रमाण हो सकता है ना? तो अभी सिद्धांत जी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, राजकुमारी के मूर्ख पिता की मूर्खता का इससे ज्यादा और क्या ही प्रमाण हो सकता है। बच्चों, मूर्ख लोगों की इसी तरह हंसी उठती है और हानि भी होती है। हमें सतत बुद्धि से काम लेना चाहिए, प्रत्येक काम सोच विचार कर करना चाहिए। आलस तो आदमी का सबसे विकट शत्रु है, उसे त्यागना ही अच्छा है। दादाजी ने बताया। कहानी समाप्त होते होते बच्चे ऊँगने लगे और अपने अपने कमरे में चले गए। इसलिए लिथुआनिया की एक लोक कथा पर आधारित ये कहानी है, लोक कथा है, जिसमें क्या था, इसमें बताया गया बच्चों को कि क्या है, हमें वो लोगों से दूर रहना चाहिए। यानी मूर्ख व्यक्ति जो है हमेशा हंसी के पात्र होते हैं। हमें हमेशा अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, आलस को दूर भगाना चाहिए, क्योंकि आलस जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस में रहकर व्यक्ति कभी भी कुछ भी अच्छा काम नहीं कर सकता। तो क्या है, हमें कभी भी कुछ गलत नहीं करना चाहिए जिससे लोग हमें मूर्ख समझें। हमेशा अच्छे काम करने हैं। और मूर्ख व्यक्ति जो है हमेशा हंसी के पात्र होते हैं। क्या है, हमें कभी कोई आलस नहीं करना है, कुछ भी ऐसा कोई गलत काम नहीं करना है ना? तो इस पाठ में बच्चों आपको यही सीख मिलती है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।